बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। 21 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे जी ईरान इजराइल वॉर की। डे 9 जो है वो जा रहा है और उसकी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या जो है हमारे पास अपडेट्स हैं। अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान में क्या कुछ हो रहा है और इंटरनेशनली जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वॉर को लेकर, इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि पुतिन साहब जो है उन्होंने अपना एक पीस प्लान दिया है इजराइल ईरान वॉर के हवाले से, वो क्या है। और डिस्कस करेंगे कि भाई जो मॉस्को है वो क्या कह रहा है कि भाई वो तेहरान जो है उसकी हिमायत से पीछे नहीं हटेगा। और उसने ये भी वाजे कर दिया कि अगर आप इमाम अली खमेनाई जो है उनको टारगेट करते हैं तो उसके बाद वो भी जो है वो मैदान में होगा। तो इसके भी काफी ज्यादा असरात होंगे अल्टीमेटली, और ये एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा अमेरिका और इसराइल के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे जो ट्रम्प साहब हैं, वो बेसिकली उनसे जब बात की गई कि आप जो है सीज फायर रुकवाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सीज फायर कैसे रुकवा सकता हूं कि जब जो है वो इसराइल वॉर विन कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसराइल तो वॉर जीत रहा है, मैं किस लिए रुकवाऊं। तो उनको भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं। और एक साइड पे जब हम ये न्यूज देख रहे हैं कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि भाई ठीक है आप जो है वॉर जीत रहे हैं तो उसे जीतने दो, ठीक है। और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसने नॉमिनेट कर दिया ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ये भी बहुत शॉकिंग है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी इंडिया जो है वो क्या कह रहा है। तो अमित शाह साहब ने कहा है आज ताजा बयान में फिर से कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है अब हम इसे दोबारा कभी भी बहाल नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है जो वो कह रहे हैं कि भाई हम इसे दोबारा बहाल नहीं करेंगे, और इवन जो पाकिस्तान को पानी आ रहा है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, इसके जो है वो इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में देखिए हमें चाइना को भी सामने रखना है, हम साथ में जो है वो ईरान को भी सामने रखेंगे इस वॉर को लेके, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड को भी रखेंगे और फिर देखेंगे कि ये पीस प्राइज जो है ये किस साइड पे जो है वो जा रहा है। और हम अगर नॉमिनेट करते हैं ट्रम्प साहब को जो ऑलरेडी कर दिया गया, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पुतिन साहब है वो कह रहे हैं भाई पूरा यूक्रेन ही मेरा है, यानी वॉर दोनों साइड से, एक साइड पे ईरान इजराइल वॉर में भी और दूसरी साइड से पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि होल ऑफ द यूक्रेन इज आर्स, ठीक है, कि पूरे का पूरा यूक्रेन हमारा है। और वो बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई रियासत जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर बेसिकली, जो कि यूक्रेन और रशिया जो है उसके बीच में बफर जोन का काम करेगी। तो देखेंगे कितना उसमें कामयाब होते हैं। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि भाई जो पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात हैं, आपने देखा कि वो एक नेक्स्ट लेवल पे बातें की जा रही हैं। जैसे आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात की है ट्रम्प साहब से, और इसी के बाद ये जो नोबेल पीस प्राइज, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ईरान और चाइना जो है इसको देखेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है उस टाइम पे किस ट्रायंगल में है और क्या हमें फ्यूचर में जो है दिखाई दे रहा है कि हम किस साइड पे जो है बढ़ रहे हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी ईरान इजराइल वॉर डे 9 के हवाले से, कि आज जो है वो 9वां दिन था इस वॉर का, इस जंग का। और इस जंग को देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्या क्या मेजर हेडलाइंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड इन स्ट्राइक, ठीक है। एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि ईरान का एक और बड़ा नुकसान हो गया, और इवन एक नहीं दो नुकसान यहाँ पे ईरान को हुए हुए हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो एक और साइंटिस्ट को जो है शहीद कर दिया गया ईरान के अंदर, ठीक है। और अपने घर के अंदर जो है वो मौजूद थे, वो घर के साथ एक बंकर था वहां पे मौजूद थे जहां पे उन्हें टारगेट किया गया है। और एक जो है वो यूएवी के थ्रू टारगेट किया, यानी ड्रोन के थ्रू जो है वो टारगेट किया गया है, ठीक है। तो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद कर दिया गया है। यहाँ पे इसको बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भाई हम किस तरह से चुन चुन के उनके शहीद कर रहे हैं साइंटिस्ट। और 10 साइंटिस्ट अभी तक जो हैं वो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, याद रखिएगा साइंटिस्ट बहुत सारे होंगे लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत ही गिने चुने होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपर्ट्स होते हैं या यूरेनियम वगैरह के साथ जो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी रिसर्च के ऊपर, वेपन डेवलपमेंट के ऊपर, तो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। वो मुल्क का बहुत बड़ा असासा होते हैं, और उस वो एक एसेट के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि आप फ्री में छोड़ दें और वो घूमते फिरें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि ईरान जैसे मुल्क के 10 जो है वो साइंटिस्ट, उन्होंने जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको शहीद कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जी शाम के टाइम पे जो है वो साउथर्न ईरान के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की गई, और इस्फहान के ऊपर भी दोबारा से स्ट्राइक्स की गई, और बड़ी हैवी लेवल की स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ईरान में जो है वो उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी है उसको भी टारगेट किया गया है, ठीक है। और यूएन जो है वो कह रहा है भाई अब रिफ्यूजीज भी यहाँ से ईरान और इसराइल से निकलेंगे तो एक और क्राइसिस जो है दुनिया के अंदर पैदा हो जाएगा, ठीक है। और डिफेंस फोर्सेज जो है मुसलसल स्ट्राइक कर रही हैं ईरान के अंदर, ईरान भी आगे से रिटेलिएट कर रहा है, ठीक है। अब ईरान जो है अभी तक अगर हम बात करते हैं तो ईरान कह रहा है जी 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस टाइम तक शहीद हो चुके हैं, ठीक है, जब से वॉर स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो फिगर है इसका पता होना चाहिए, यानी 400 लोग जो हैं अभी तक, लास्ट फ्राइडे से ये वॉर स्टार्ट हुई है तो वो शहीद हो चुके हैं ईरान की साइड पे, ठीक है। और अगर हम उस साइड पे देखते हैं तो तकरीबन जो है वो 40 के करीब लोग अभी तक जो है
वो इसके अंदर मारे गए हैं। तो 40 वर्सेस 400 काफी ज्यादा फिगर है, और यहाँ पे जख्मी भी काफी ज्यादा हैं। तकरीबन 3056 लोग जो हैं वो इस टाइम तक जख्मी हैं ईरान के अंदर। तो ईरान में आप देख रहे हैं अब बहुत तेज से जो है लोग तेहरान को जो है वो खाली कर रहे हैं और तेहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी एरिया से इस्फहान वगैरह से निकल के नकल मकाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गल्फ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी जो है वो एक और जो है शुबे का इजहार किया, और वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इसी तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है स्ट्राइक्स करते रहेंगे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इससे जो रेडिएशन होंगी इससे पूरे खित्ते को जो है खतरा होगा। तो इसमें जो है वो इन्होंने बात की है और ये बताने की कोशिश की है अमेरिका को कि भाई आप जो है वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है इसके ऊपर अटैक ना करें, ऐसा ना हो, क्योंकि वो कर तो वहीं पे रहे हैं, जाहिर बात उन्होंने कौन सा सुनना है। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर जो पूरे का पूरा जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है, क्योंकि ईरान यहाँ पे देखिए अगर ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ईरान हो गया, तो बाकी ममालिक के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा जो है वो इम्प्लीकेशंस आएंगी, तो इसलिए ये परेशान है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी उर्दवान साहब जो है ओआईसी की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने कुछ बातचीत की है, और वो कह रहे हैं कि भाई जो वेस्ट है वो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहा है, और ये बहुत बुरी बात है। वो कह रहे हैं कि इसराइल को जो है वेस्ट की अनकंडीशनल सपोर्ट हासिल है, और ये बहुत ही गलत है। इससे क्या होगा कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप रीड्रॉन करें ब्लड के थ्रू जो है वो मिडिल ईस्ट को, यानी मिडिल ईस्ट की बाउंड्रीज को आप चेंज करने की कोशिश करें या इसराइल कब्जे की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा, इससे मजीद जो है वो खत्ते में खराबी पैदा होगी। ठीक है, इसके अलावा हाइफा के ऊपर जो है वो रात को दोबारा से ईरान ने मिसाइल अटैक किए हैं और 19 लोग वहां पे जख्मी हुए हैं, और वहां पे जो है ये 18वीं बेसिकली जो है वेव ऑफ स्ट्राइक्स है ईरान की तरफ से। एक एक वेव ऑफ स्ट्राइक में 40-40 और 50-50 जो है वो मिसाइल ईरान गिरा रहा है, तो 18वीं जो है वो है, और तकरीबन अब 450 मिसाइल जो है वो ईरान फायर कर चुका है। ठीक है, तो ईरान भी यानी कि दोनों साइड से ही जो है इस टाइम हम देख रहे हैं कि हालात जो है वो खराब है। ओआईसी की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर जो है वो कुछ बातचीत की गई है, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साग डार साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं नेक्स्ट टू ईरान काउंटर पार्ट। अब ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को आपने थोड़ा सा देखिए एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है। अब ये इसहाक डार साहब है, इनका फेस देख लें, न जाने किस गम में बैठे हैं, और ये ईरान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब एक साइड से हम जो है वो ओआईसी मोड के अंदर बैठे हुए हैं और हम सबसे प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि भाई ये जो है सब साथ जुड़े हुए बैठे हैं, यहाँ पे भी बॉर्डर जाहिर बात है ईरान के साथ है। तो एक साइड से हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड से हम ये कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब को हम नोबेल पीस प्राइज जो है वो चाह रहे हैं कि वो जीत जाए। तो क्वेश्चन ये है कि ईरान तो बार बार इस बात को ब्लेम कर रहा है, रिपोर्ट्स 100% शो कर रही हैं कि भाई अमेरिका पीछे खड़ा है, अमेरिका खुद भी ये कह रहा है कि मैं पीछे खड़ा हूं, तो फिर हम किस चीज के लिए ट्रम्प साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है एक बहुत ही मजाक उड़ाने वाली बात है कि एक साइड से हम सपोर्ट शो कर रहे हैं ईरान को, ठीक है, यानी कातिल जो है उसके साथ हमदर्दी भी दिखा रहे हैं ट्रम्प को पीस प्राइज दे के, और मकतूल जो है उसके साथ भी हमारा जो है वो क्या शेयर जो है वो बेसिकली है यहाँ पे। तो हम दोनों से जो है वो दोस्ती और यारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है उसको भी कह रहे हैं यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारा फॉरेन ऑफिस मुसलसल कंडेम कर रहा है इस बात को, जबकि ईरान का और पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे कौन है, अमेरिका है या ट्रम्प है। ठीक है, तो दूसरी साइड से हम जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा वो खतरनाक बात है। तो इस टाइम तक हालांकि आप देखें कि 400 लोगों को जो है वो ईरान के अंदर शहीद कर दिया गया, तो हम किस नाम के ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब को पीस प्राइज हम जो है वो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इसको नॉमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइल जो है जी उसके जो इंटरसेप्टर रेट है वो कम हो चुका है मिसाइल्स को, और वो डिक्रीज होता जा रहा है मुसलसल। हमने 3 दिन पहले कहा था कि जो उनके एरोज हैं, जो बेसिकली जो वो मिसाइल हैं जो वो रोकते हैं आयरन डूम के थ्रू, जो अपना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रोकते हैं, तो अब वो 60% पे आ चुका है, 60-65% के ऊपर, कि 65% मिसाइल जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं और बाकी 35% जो है वो गिर रहे हैं और वहां पे तबाही कर रहे हैं। तो अभी एक हफ्ता यानी कि टोटल आज 9वां दिन है। इसका मतलब ये है कि आज से 10 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर अमेरिका उनकी मदद नहीं करता तो उनके पास तो इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से जो मिसाइल गिराया जाएगा उसने तो इसराइल के अंदर मुकम्मल तबाही कर देनी है, तो इसराइल तो नक्शे से मिट ही जाएगा। तो ये बात इसराइल को भी पता है, तो ऐसे कैसे होगा कि अमेरिका इसको छोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए बड़ा जो है ना इसराइल इस टाइम पे बहुत बुरा फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप को बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो इसको कैसे शामिल करे। अगर शामिल होता है तो मिडिल ईस्ट की तरफ से भी बहुत प्रेशर आएगा। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अरब लीग जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कंडेम किया, और बेसिकली आपको पता है कंडेमनेशन के अंदर हम मुस्लिम स्टेट्स जो है वो सबसे आगे होते हैं, तो इन्होंने भी कंडेम किया कि भाई ये जो मिलिट्री एस्केलेशन है ये बहुत गलत बात है और इसराइल जो है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि एक तरह से आप ये भी चले देख लें कि पूरी दुनिया जो है खास करके मुस्लिम कंट्रीज इस टाइम पे एक्यूज कर रहे हैं इसराइल को, और कहीं ना कहीं पे जो है वो अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात भी जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार समझते हैं अमेरिका को भी कि भाई अमेरिका इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है। यूएन रिफ्यूजीज एजेंसी सेज ईरान कॉन्फ्लिक्ट मस्ट नॉट बिकम रिफ्यूजीज क्राइसिस। ठीक है, एएफपी की न्यूज है कि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली जो है वो यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी के हेड हैं। ये कह रहे हैं कि भाई अब दोबारा से हमें मुहाजिरीन जो है उसका मसला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो अभी से पावर कर रहे हैं कि भाई आप मुहाजिरीन को कैसे काउंटर करेंगे। देखिए मुहाजिरीन अब इस साइड पे ईरान की साइड से भी जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं, तेहरान से अपने घर बार छोड़ के, ठीक है, अस्फहान से जो है वो अपने घर बार छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी जो ईरान के एरियाज है वहां से जा रहे हैं। तो जो बॉर्डर एरियाज ना ये प्राइमरी चॉइस है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे बुनियादी चॉइस है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात शायद उन्हें इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अफगानिस्तान वो जा ना पाए, लेकिन पाकिस्तान उनके आने की कोशिश है। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आने लगा, और पाकिस्तान ने इसके लिए क्या तैयारी की हुई है पाकिस्तान को खुद भी आइडिया नहीं है। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े क्राइसिस बनने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो बाकी इलाके, अब देखिए इराक में तो जा नहीं सकते, शाम में जा नहीं सकते, वहां पे ऑलरेडी हालात खराब है, वहां से लोग पहले से ही भागे हुए हैं। अब इनके पास, जिनके पास पैसा है वो यूरोप जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक और चीज को भी एनालाइज करना होगा कि अमेरिका ने कितनी बड़ी गेम खेली कि उसने इस वॉर से एक हफ्ता पहले ही जो है वो ईरान के ऊपर वीजा बैन कर दिया। ठीक है, उन 10 मुल्कों के ऊपर बैन किया जिनमें से एक ईरान भी शामिल था, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ से लोग भागेंगे, वॉर होगी, क्योंकि वो खबर तो सारी रखते थे ट्रम्प साहब। ठीक है, तो ट्रम्प ने बैन कर दिया, लेकिन हम फिर भी उन्हें मासूम समझ रहे हैं कि ट्रम्प से मासूम कोई है ही नहीं। तो अब आप अंदाजा कर ले, तो उसने वीजे बैन कर दिए, वहां तो जा नहीं सकते, ये कहाँ जाएंगे आप। तो इनके पास पहली चॉइस जो है वो पाकिस्तान है, और उसके बाद अगर कहीं जा सकते हैं तो टर्की जा सकते हैं। तो टर्की कुछ को अलाउ करेगा, जाहिर बात है, पाकिस्तान कुछ को अलाउ करेगा लीगली। इसी तरह से इजराइल से जो लोग भाग रहे हैं वो यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर, यूरोप जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहूदी भी इस टाइम पे बहुत मुश्किल में, और वो भी भागम भागी में लगे हुए हैं। तो यानी कि बेसिकली जो वेस्ट है, क्योंकि इजराइल वेस्ट का सगा है, तो ये भाग के वेस्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पे ईरान जो है उसके लिए तो सारे मुल्कों ने इस टाइम पे मुश्किलात की हुई हैं। तो ये मुस्लिम कंट्रीज, इस टाइम पे मुस्लिम कंट्रीज में दो ही होस्ट कर रहे हैं, टर्की और एक पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए भी अब क्राइसिस यहाँ पे पैदा होंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो क्या बात की है जी कि मिडिल ईस्ट के जो क्राइसिस हैं बेसिकली वो ट्रिगर कर रहे हैं एक और रिफ्यूजीज क्राइसिस को। ठीक है, रिफ्यूजीज को आगे पीछे होना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो क्राइसिस पैदा होंगे जब उन्हें संभाला नहीं जा सकेगा इतनी बड़ी तादाद में, आप उम्मीद करें अगर 6 महीने ये वॉर चलती है तो एटलीस्ट कम से कम भी 2 से 3 लाख लोग पाकिस्तान में आएंगे ही आएंगे। हालांकि कुछ भी नहीं है, मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर इतने भी आते हैं तो पाकिस्तान कैसे उन्हें संभालेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो आएंगे, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, कि नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान हो गया, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का बहुत शदीद बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पे माइग्रेट होकर आएंगे तो बॉर्डर तो बलूचिस्तान का है, तो पाकिस्तान के लिए नए क्राइसिस जो है यहाँ पे पैदा हो जाएंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैक्रोन साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है जी ईरान को कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप अपने पीस प्रोग्राम, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करें ताकि ये वॉर खत्म हो। यानी कि बेसिकली अब फ्रांस, या जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जो यूरोप है उसकी कोशिश है किसी तरह से कि भाई कोई डील हो जाए और ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर ही रहे, और अमेरिका का फोकस भी यहाँ पे ही रहे। ठीक है, लेकिन ईरान को ये कबूल नहीं है, गो कि ये पहली एक मीटिंग हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है, यूरोप के साथ, लेकिन इसमें जो है वो कोई खातिर ख्वाह जो है रिजल्ट नहीं आ सका। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, एक और जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। एक तो मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद कर दिया गया। ठीक है, पूरे बाकायदा उनका एक पूरा सिस्टम है कि जिसके तहत जो है वो इजराइल टारगेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, जिसमें अभी तक 10 शहीद कर दिए। जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मकसद रिजीम चेंज है। ईरान अभी उसने अपने पास पूरा लिस्टें मुकम्मल तौर पे बनाई हुई हैं कि भाई कौन कौन सा हेड किस किस को टारगेट कर रहा है, किस किस को जो है वो मैनेज कर रहा था। तो उन सबको चुन चुन के ईरान जो है वो क्या कर रहा है जी, टारगेट कर रहा है और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, बेसिकली इनको भी टारगेट किया गया, उनके ऊपर इल्जाम क्या है कि ये बेसिकली जो है वो पैलेस्टीनियन डिवीजन जो है, ठीक है, उसके चीफ हैं, लेकिन ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उनके अंदर ये मौजूद हैं। ठीक है, उनके अंदर मौजूद थे, और ये आर्किटेक्ट इन्हें माना जाता है जी, आर्किटेक्ट ऑफ अक्टूबर 7। इसराइल ये कह रहा है कि अक्टूबर 7 के, यानी कि 2023 जो है 7 अक्टूबर का वक्त है, जो 4000 के करीब रॉकेट जो है फायर किए गए थे, और जिस वजह से गजा की ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो कह रहे हैं कि भाई उस सब में जो है वो इस शख्स का दिमाग शामिल था, या ये शामिल थे उस स्ट्राइक के अंदर। तो रात को जो है ईरान को, यानी कल रात को यहाँ पे स्ट्राइक की गई ईरान के अंदर, और इनको शहीद कर दिया गया। तो ये और बहुत बड़ा लॉस है ईरान का, यानी कि इजराइल की एक विक्ट्री है और ईरान का एक बड़ा लॉस है। तो इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है उसके अंदर सईद अजीदी जो हैं इनको बेसिकली शहीद कर दिया गया है, और ये हेड थे पैलेस्टीनियन कॉर्प्स के। ठीक है, और कुर्द जो फोर्स है उनकी जो है
इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसकी जो कुर्द फोर्स है उसके हेड थे, बेसिकली उसको हैंडल कर रहे थे। ये जो हमास है उसको सपोर्ट करने का इनके ऊपर इल्जाम था कि भाई हमास की फंडिंग ये कर रहे थे, और अक्टूबर 7 के जो सारे के सारी वॉर स्टार्ट हुई है इस टाइम पे गजा और इसराइल की 2 साल से जो जारी है, उसमें पीछे मास्टरमाइंड ये थे, इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे, इनको कहा जा रहा है। तो इसलिए इनको जो है शहीद करके बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई, और कहा जा रहा है भाई ये अपने सेफ हाउस में मौजूद थे। ठीक है, और वहां पे कुम के अंदर इनका सेफ हाउस मौजूद है। ईरान इसकी तस्दीक कर चुका है कैसा हुआ है, और इंटेलिजेंस एफर्ट के थ्रू, और एक प्रोलॉन्ग्ड इंटेलिजेंस एफर्ट के थ्रू, यानी काफी लंबे अरसे से जो है वो मोसाद इनके पीछे लगी हुई थी और इनको ट्रेस कर रही थी कि कहां पे हैं, और उसके बाद इनको जो है वो शहीद कर दिया गया। तो ये भी ईरान का एक बड़ा जो है वो नुकसान है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, एक और जो है बड़ी शहादत। तो 2 शहादतें पिछले 24 घंटे में ईरान को मिली हैं, और दोनों ही ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। एक तो उनके ये चीफ है, ठीक है, इसका मतलब हमास के ऊपर अब गिरफ्त कमजोर होगी, और हमास जो है इजराइल वहां पे मजीद जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी साइड से उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको शहीद किया जा रहा है। ईरान के अंदर आपने देखा फ्राइडे की प्रेयर के बाद जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग जो बाहर निकले, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भाई हम जंग से खौफजदा नहीं है, और इसको जो है वो सेलिब्रेट किया गया पूरी दुनिया के अंदर के। देखिए भाई, जहां पे इजराइल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोग बंकर्स में भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, अमेरिका यूरोप भाग रहे हैं, वो कि यहाँ से भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनकी दलेरी है कि भाई ये एक जगह, आपको होता है वॉर के टाइम पे एक जगह जमा होना भी बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे अब देखिए कह रहे हैं जी, कैंसर ऑफ मिडिल ईस्ट, इजराइल मस्ट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि भाई इसको जो है ना खत्म कर दो, यहाँ पे ये खतरनाक है। तो इतनी बड़ी जो है उन्होंने बेसिकली रैलीज निकाली है, ये भी बहादुरी का जो है मुजाहिरा किया। तो ये जो कमांडर थे जिनको शहीद किया गया है, जो कुर्द फोर्स को हैंडल कर रहे थे, ठीक है, बेसिकली यजीदी जो हैं, तो इनके बाद अब ये कहा जा रहा है कि भाई इनका जो टारगेट है वो जो रिजीम है, ईरानियन रिजीम, यानी ईरानियन रिजीम का मतलब है ईरानी हुकूमत, इस टाइम पे मौजूदा जो जनता है, ठीक है, सारी की सारी जो इलीट है इस टाइम पे ईरान की, उसको टारगेट करना इनका काम है। यानी वो जो स्टेटस को पूरा एक इस्लामिक निजाम को संभाल रहे हैं, उनको टारगेट करना इनका काम। और ये कहा जा रहा है ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे हमास को। ठीक है, दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि कल जो न्यूज आई थी कि ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने 2 हफ्ते के लिए फिलहाल इन चीजों को साइड पे रख दिया कि भाई अभी हम इस वॉर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किलात हैं ट्रंप के लिए। ठीक है, अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो असल में ये वॉर स्टार्ट करके फंस चुका है। ठीक है, अब हम देखें डे टू डे अपडेट ले रहे हैं तो हमें आइडिया हो रहा है कि हो क्या रहा है बेसिकली। अब अमेरिका के अंदर मैंने आपको कहा था कि एक सर्वे करवाया गया, उसमें 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो इस बात के मुखालिफ हैं कि आपको ये वॉर नहीं स्टार्ट करनी चाहिए थी। इसी तरह से अमेरिका में कांग्रेस के अंदर जो है वो एक बिल पेश किया गया है जिसमें ट्रंप या सदर की जो पावर्स हैं उसको काउंटर किया जाएगा, ताकि वो अपनी तरफ से वॉर के अंदर शामिल ना हो जाएं सदर साहब। ठीक है, इसका मतलब ये है कि, और आपने देखा जैसे जो है वो नो किंग की बहुत बड़ी जो है वो वहां पे रिलीज निकली है लास्ट वीक में, और ट्रंप साहब को कहा गया कि भाई आप बादशाह नहीं है कि जो आप चाहेंगे वो करेंगे। आपने जो है वो जैसे आपको ने देखा कि किस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स उनके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो असरात वहां पे फैले अमेरिका के अंदर। तो इस टाइम पे ट्रंप जो है वो मुसलसल नेशनली यानी कि इंटरनली जो है वो प्रेशर का शिकार है, और एक्सटर्नली भी जो है वो यूरोप भी उनका साथ नहीं दे रहा। यूरोप ये कह रहा है कि भाई आप नई वॉर के अंदर ना जाएं, मुस्लिम कंट्रीज या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं कि भाई आप ना जाएं। होसी जैसे कह रहे हैं कि अगर आपने अटैक किया तो हम आपसे जो बातचीत चल रही है हमारी, हमने जो अटैक आपके ऊपर रोके हुए हम आपके ऊपर दोबारा से अटैक स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रंप ने इसलिए इस बात को 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया कि भाई ईरान इसराइल इस टाइम पे लड़े, हम उनकी मदद करेंगे और 2 हफ्ते बाद देखेंगे। तो बेसिकली एट द एंड जो है वो आपको यही नजर आ रहा है कि ज्वाइन तो इन्हें करना ही पड़ेगा, इनके पास, अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है इसराइल को खोने की। ठीक है, इसराइल की जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो टारगेट कर रही हैं जी ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान के अंदर उनके सेफ हाउस के अंदर। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसको एक ऑपरेशन का नाम दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि एक पूरा ऑपरेशन इसराइल ने लॉन्च किया हुआ है कि वो किस तरह से ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं या वो रिजीम जो है जिसको चुन चुन के उसने टारगेट करना है, जो ईरान को इस टाइप पे कंट्रोल किए हुए, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो ये जो फ्रेश जो है इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं कल रात, उसमें जो है इन्होंने जो है वो शहीद किया वहां पे। उनका जो मकसद है वो क्या है जी, वो अब अपने जो हमले हैं उसमें शिद्दत ला रहे हैं, और उनका मकसद है डीस्टेबलाइज करना ईरानियन रिजीम को। और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो ये बात कह चुके हैं कि भाई हम इस वॉर को तब तक जारी रखेंगे जब तक वहां पे रिजीम चेंज नहीं हो जाता और हमारे मकासद हासिल नहीं हो जाते। ठीक है, 3 मकासद उन्होंने जो है वो बताए हुए हैं कि भाई वो जब तक हासिल नहीं होंगे तब तक जो है हम यहाँ पे जारी रखेंगे। इसको उन्होंने ऑपरेशन नरनिया जो है उसका नाम दिया हुआ अपनी लैंग्वेज के अंदर, कि भाई सोते हुए स्लीप के अंदर जो है वो किल करना, कि स्लीप के अंदर भी साइंटिस्ट सो रहे थे अपने घर में और इनको जो है शहीद कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसके ऊपर उसने पूरी रिपोर्ट दी हुई है कि साइंटिस्ट को किस तरह से जो है वो किल किया जा रहा है एक एक को टारगेट करके। ठीक है,
अब ये जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, इन्होंने अभी तक 9 जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कल वाले को मिला के जो है वो 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी तक जो है वो शहीद कर दिए हैं ऑपरेशन नरनिया के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेशन नरनिया जो है वो किसका है, जो साइंटिस्ट को किल करने का ऑपरेशन है वो है। देखिए 2 ऑपरेशन बेसिकली इजराइल जो है वो इस टाइम पे लेके चल रहा है। एक तो जो है वो राइजिंग लायन है, ठीक है, कि जो राइजिंग लायन है जो उसने स्टार्ट किया पूरा का पूरा फ्राइडे को जो है उसने स्ट्राइक्स की हैं। और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है जी, ऑपरेशन नरनिया के, जिसके अंदर उसका जो टारगेट है वो बेसिकली क्या है, इनके जो साइंटिस्ट हैं उनको जो है काउंटर करना। तो जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं इंटेलिजेंस के, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, क्योंकि देखिए उन्हें एक बात पता है कि भाई अगर हमने अभी वॉर की और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को छोड़ दिया तो ये फिर से नई इंस्टॉलेशंस बना लेंगे और फिर उनको कर लेंगे। तो इजराइल सालों से ये इंफॉर्मेशन लेने में लगा हुआ है, सालों से, कि भाई कौन कौन सा साइंटिस्ट किस किस साइट पे, फ्रोडो पे कौन काम कर रहा है, ठीक है, इस्फहान की साइड पे कौन काम कर रहा है, तेहरान में कौन कौन है, ठीक है, नताज के अंदर कौन सा काम कर रहा है। तो ये सब की इन्फॉर्मेशन इजराइल के पास मौजूद है और वो सबको एक एक करके जो है टारगेट कर रहा है, उनको शहीद कर रहा है। तो बेसिकली उसने जो है कैटेगरीज बनाई हुई हैं 4 लेवल्स की इन साइंटिस्ट को शहीद करने की, ठीक है, यानी उसके डॉक्यूमेंट्स में जो है वो 4 लेयर्स हैं। लेयर 1 जो है वो लोग हैं जिनको रिप्लेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता, यानी टॉप लेवल के जो साइंटिस्ट है जिनकी रिप्लेसमेंट उसे नहीं मिलेगी। लेयर 2 में वो हैं जो इनके असिस्टेंट हैं, ठीक है, जिनकी रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है उनकी भी। थर्ड पे वो हैं जिनकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं, लेकिन वो असिस्ट कर रहे हैं और वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझते हैं। और फोर्थ पे वो हैं जो यहाँ पे इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लेकिन जिनकी रिप्लेसमेंट है, लेकिन अभी अगर उनको टारगेट कर दिया जाए तो ये प्रोग्राम रुक सकता है। तो ये जो टॉप लेवल के हैं, जैसे अब 10 हो चुके हैं, तो इसमें लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों कैटेगरीज के लोग जो है शहीद हो रहे हैं साइंटिस्ट के अंदर। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी जो है उसने दी हुई है साइंटिस्ट को। तो आप देखें कितना अच्छा खासा होमवर्क करके उसने ये वॉर स्टार्ट की है और ये अचानक से वॉर स्टार्ट नहीं हो गई, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट जिनको ग्रेटली डिफिकल्टी है रिप्लेस करने में, अब जाहिर बात है जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको कैसे, अब डॉक्टर अब्दुल कदीर पाकिस्तान के थे, उनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता था, समझ गए। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के फिजिस्ट थे, तो उनको कैसे रिप्लेस किया जा सकता था। तो ये जो है वो टॉप लेवल के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता शहीद कर रहे हैं इस ऑपरेशन के थ्रू। और ये बहुत ही ज्यादा जो है प्रिसाइज इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कि भाई कौन कहाँ पे मौजूद है, कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे, और वहां पे ड्रोन मार के जो है। अब देखिए, अब इससे आप ना एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में एनालाइज करिए। अब लॉन्ग टर्म में एनालाइज किस तरह से करिए कि इससे पहले हम, ये वॉर जो स्टार्ट हुई है, ये जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी, उससे पहले हम सिर्फ ये आइडिया लगा रहे थे कि ड्रोन्स कैसे किल करते हैं अपने टारगेट्स को। गो कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं 10 सालों से ड्रोन्स होते रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से अपने टारगेट्स को लॉक किया जाता था। सो इन फ्यूचर ये वॉर्स कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपने ट्रेस किया, ठीक है, और जीपीएस के थ्रू जो है वो आप ट्रेस करके उसके बाद आपने कहीं पे भी बैठे हुए ड्रोन भेजा और उस शख्सियत को आपने जो है वो असैसिनेट कर दिया। इससे ज्यादा खतरनाक रुख दुनिया में जंगों का क्या हो सकता है कि आप बैठे हुए और आपने जो है ड्रोन के थ्रू किसी को किल कर दिया, तो कितना खतरनाक है। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंप्लीटली जो है ये जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, क्रिपल करना चाह रहे हैं, उसकी टांगे तोड़ना चाह रहे हैं। तो उनके जो कुछ साइंटिस्ट ऐसे शहीद हुए हैं जो कि मोहसिन फखरिजिया जो है, उनके जो टॉप, जैसे हमारे डॉक्टर कदीर है ना, ये उनके डॉक्टर, उनके अब तो गो के नहीं रहे लेकिन वो उनके राइट हैंड समझे जाते थे, उनको शहीद किया गया थे टॉप लेवल के ऊपर। तो ये की साइंटिस्ट की एक लंबी लिस्ट है, 10 साइंटिस्ट जो है जिनको जो है शहीद किया गया है। देखिए कोई जो है वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट था, कोई जो है बेसिकली फिजिक्स एक्सपर्ट था, इसी तरह से केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट थे, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट थे, फिजिक्स एक्सपर्ट थे। तो ये बहुत सारे ये वो लोग हैं जिनकी रिप्लेसमेंट जो है, अगर आप देखें तो ये इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो ईरान के लिए कम से कम पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट टर्म के अंदर रिप्लेस कर दें। हाँ, रशिया से या दूसरे ममालिक से, जाहिर बात है वो फिर उस तरह से एक आइडियोलॉजिकली तो काम नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ स्लोगन लगाया था कि भाई घास फूस खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ठीक है। तो एक विल या विजन चाहिए होती है इस तरह के कामों के लिए। तो रशिया भी काम कर रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे ईरान के अंदर, ठीक है, और उसने कहा भी है कि भाई हमारे साइंटिस्ट को आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन टॉप लेवल के लोगों को जो है वो शहीद कर दिया है आईडीएफ ने, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि भाई 120 जो इंडिविजुअल जो मिलिट्री के हैं और एयरफोर्स के हैं, इन्होंने ये पूरी मिल के प्लानिंग की थी, यानी इन्होंने पूरा इस वॉर से पहले जनवरी के अंदर जो है ये प्लान किया था कि भाई यहाँ 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 ये मौजूद हैं और इनको हमने कैसे कैसे टारगेट करना है। एक एक को पकड़ के उन्होंने जो है टारगेट करने की कोशिश की और 8200 जो यूनिट है इनका, इसने ये ऑपरेशन सारे का सारा किया और अभी भी ये कर रहा है और मजीद जो रहते हैं उनको भी ये टारगेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है ईरान के लिए, ठीक है, ईरान के लिए इस टाइम पे बहुत दुख की बात है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसराइल जो है वो इस टाइम पे जो है वो कर रहा है। आपको पता है हुकूमत के अंदर हमेशा 2 नंबर लोग मौजूद होते हैं। जैसे आपको खबरें मिली होंगी कि जो मोसाद के जो लोग पकड़े जा रहे हैं बेसिकली ईरान के अंदर, को फांसियां भी लगाई गई, वो मोसाद के लोग कौन है, वो ईरानी है,
ठीक है, वो मोसाद के लोग ईरानी है। इसी तरह से जो ड्रोन्स वगैरह के साथ पकड़े गए हैं 2 दिन पहले, वो भी ईरानी है मेजोरिटी में। तो ईरानी लोग यानी कि अपने ही लोग जो है वो 2 नंबर तरीके से अपने लोग काम करते हैं, हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हैं और वो सारा काम करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हुकूमत के खिलाफ होते हैं और वो बचना चाहते हैं, उनको जिंदगी प्यारी होती है। तो अब इजराइल ने क्या किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दी। साइकोलॉजिकल में उसने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो आईडीएफ के ऊपर पर्शियन में एक मैसेज टाइप किया और वहां पे छोड़ दिया कि भाई अगर आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस रिजीम के खिलाफ इजराइल कामयाब हो जाए और आप बचाएं, आपको कुछ ना कहा जाए, तो आप क्या करें, आप जो है उन्होंने मैसेज टाइप किया, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन अंडर द कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द रिजीम। ठीक है, इन रिसेंट डेज वी हैव रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम आवर लव्ड वंस हु फियर द अनसर्टेन फ्यूचर। ये मैसेज अब उसने टाइप किया हुआ है कि भाई हम ये जानते हैं, पूरे ईरानियों को बता रहे हैं कि आप लोग मुश्किल में हैं, या खास करके वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, समझ गए ना, मुसाद के लोग जो काम करते हैं ईरानी हैं, आप लोग मुश्किल में हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत कोई नहीं है। आप मुसाद से रब्ता करें, आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, बगावत करें अपनी स्टेट के खिलाफ, ठीक है, गद्दार बन जाए तो हम आपको माफी दे देंगे और हम आपके लिए जो है काम करेंगे। तो इस तरह से लोग अपनी जान बचा रहे हैं जो एलीट लेवल के ऊपर हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक फियर पैदा हो रहा है और एक अजीब सी जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन वहां पे बनी हुई है कि ईरानियों को गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो गद्दार तो जाहिर बात है हर कौम में होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो आईडीएफ है उसने असफहान की न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो है वो सेकंड टाइम हिट किया है और ये उसने फुटेजेस वगैरह जारी किए हैं कि भाई मैंने यहाँ पे सेकंड टाइम देखें अच्छी खासा यहाँ पे उसने डिस्ट्रक्शन की है और अच्छी खासी तबाही यहाँ पे की है, अच्छा खासा काम यहाँ पे हो रहा था। और इसके साथ साथ ईरान जो है उसने भी जो है वो 5 मिसाइल के बैराजेस जो है वो ओवरनाइट उसने भेजे हैं, यानी कि अगर एक बैराज के अंदर 30 भी है तो 150 करीब जो है उसने मिसाइल मारे हैं उनके ऊपर। तो दोनों साइड से जो है सिलसिला जो है चल रहा है। तो इस्फहान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर सेकंड टाइम उसने अटैक किया और 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उसको जो है इसराइल के सेंट्रल में ईरान ने फेंका है और वो कि उससे को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। और 50 जो है एयरफोर्स के जेट उन्होंने जो है वो 150 बारूद फेंके हैं असफहान की साइड के ऊपर और उसे काफी ज्यादा जो है वो हैवी डैमेज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं जिनके डिफेंस मिनिस्टर साहब के, ये क्या कह रहे हैं। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है सार, वो क्या क्लेम कर रहे हैं, सार क्लेम्स ईरान ऑप्टेड 2 to 3 years टू टाइम इट वुड टेक तेहरान टू गेट न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, कि भाई ये क्लेम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि हम पिछले एक हफ्ते से क्लेम्स देख रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि भाई ईरान जो है वो बहुत, जैसे ट्रम्प साहब ने कहा कि ईरान बहुत करीब था, शायद अगले 2 महीने 3 महीने विद इन 6 मंथ जो है वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता। फिर जो हमने देखा सीआईए की रिपोर्ट आई जो सीएनएन ने जो है पब्लिक की, उसमें कहा गया कि अभी बहुत दूर है, शायद उसे 20 साल लग जाए, ठीक है, और 3 साल लग जाएंगे उसे एक छोटा मोटा वॉर हेड बनाने में। तो यहाँ पे अब इजराइल जो है वो क्या कह रहे हैं, इसके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 साल में उसने जो है वो कुछ ना कुछ बना लेना था और इसलिए हमने इसके ऊपर स्ट्राइक किए हैं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑफिशियल एम है वॉर का वो क्या है, यानी हमने किन मकासद को सामने रख के ये वॉर स्टार्ट की है। वो कहते हैं हमारे 3 जो है वो बेसिकली मकासद हैं, ठीक है, कि हमारे 3 मकासद क्या हैं, कि सबसे पहले हमारा मकसद ये है कि भाई हम ये जो रिजीम है उसको खत्म कर दें, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई हम ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत को एक तो हमने खत्म करना है, दूसरा हमने जो इनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको खत्म करना है, ठीक है, और तीसरा हम ये चाह रहे हैं कि इस सारे का सारा जो कंट्रोल है ये इन न्यूक्लियर साइट्स का वो हम इसको हासिल कर ले, ठीक है। तो ये इस तरह से वो चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी का भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई हम अब कम से कम जो है वो डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हम इस टाइम पे कामयाब हो रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने ये जो जर्मन न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू में ये बात दी है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अलावा हम जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी, यानी कि हुकूमत को खत्म करेंगे, टॉप ऑफिशियल्स को जो है वो शहीद करके कत्ल करके, दूसरी साइड पे न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं, ये काम भी वो कर रहे हैं, और तीसरी साइड पे अब इसका चार्ज जो है उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाहिर बात है जैसे IAEA जो है वो बार बार ये कह रहा है कि भाई हमें यहाँ से थ्रेट है कि रेडिएशन ना हो, तो इन रेडिएशन के चक्कर में अल्टीमेटली ये वॉर आगे जब चलेगी तो ये कहा जाएगा कि भाई जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, यूएन के जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं ये इसको अब सारे का सारा हैंडल करेंगे, तो ये साइड शायद उनके अंडर दे दी जाए, क्योंकि जाहिर बात है ईरान के हालात ऐसे नहीं रहेंगे कि वो इसको हैंडल कर सके अगर फ्यूचर में वॉर जो है वो ईरान के फेवर में नहीं जाती तो, ठीक है, खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन अब देखने क्या हो रहा है, क्योंकि सारी दुनिया ने छोड़ा हुआ है पाकिस्तान के शामिल करके ही। तो टॉप यूरोपियन डिप्लोमेट जो हैं जी उन्होंने मीटिंग की है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं। तो ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है जो मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बेसिकली फर्स्ट जो है वो जब से वॉर स्टार्ट हुई है उस वॉर के बाद फर्स्ट फेस टू फेस जो है वो मीटिंग है, जिसमें जो है वो कोशिश की गई है कि कुछ वॉर का जो है तरीकाकार निकाला जा सके। देखिए मैंने आपको ये बात पहले कही थी कि जो यूरोपियंस हैं वो इस टाइम पे इस वॉर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जो है वो बातचीत की और वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है वो मामला जो है बातचीत के थ्रू हल हो जाए, और ईरान भी ये चाह रहा है कि हो जाए।
या ईरान की अभी इस टाइम पे फुल टाइम एक ही कोशिश है कि किसी तरह से अमेरिका इस वॉर से दूर रहे, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर अमेरिका दूर रहा तो उसने इसराइल को नहीं छोड़ना और इसराइल का मुकाबला भी वो कर लेगा। और हकीकत में भी ऐसा ही है कि ईरान इसराइल को शायद मिटा ही दे, ठीक है, अगर अमेरिका इसमें शामिल नहीं होता। तो अब 3.5 घंटे की मुलाकात रही है, इसमें यूरोपियन यूनियन और बाकी लोग शामिल थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या जो है ये ईरान को फेवर करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि अगर अमेरिका या ये चाहता है कि भाई ईरान जो है वो जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर काम करे, तो ये काम ईरान नहीं मानेगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। यूरोपियंस जो हैं वो इस वॉर को खत्म करना चाह रहे हैं, अमेरिकन इस वॉर को जो है वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसराइल क्योंकि बचाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, कैसे जो है वो आगे चीजें पलटती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, प्यूटन साहब जो है वो पीस ऑफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जो है वो ईरान के साथ और इसराइल के साथ जो भी मामला है हम उनमें बीच में मीडिएटर बनने को तैयार हैं, ठीक है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ईरान का ये हक है कि वो जो यूरेनियम करना चाहता है सिविलियन पर्पसेस के लिए वो करेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि रशिया जो है वो फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है, इवन रशियंस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, पावर प्लांट के ऊपर, एक पावर प्लांट के ऊपर वहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रशियंस की हेल्प के बगैर शायद ये ईरान के लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी जो है बनाए। तो इसलिए प्यूटन साहब वो, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर आप जो है वो अली ख़ामेनी जो है उनके जो इमाम है उनको टारगेट करेंगे तो एक्चुअली में फिर जो है हमारा पीछे रहना मुश्किल हो जाएगा। इस जैसे मैंने आपको कहा कि इस टाइम पर रशिया सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस वॉर को लेकर। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो वो रशिया और ईरान पार्टनरशिप है जो कि सालों से लगी हुई है, दूसरा रशिया के अंदर जो बिशार अल असद गवर्नमेंट है, यानी बिशार अल असद जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो भागे थे, वो वहां पे फुल टाइम जो है कोशिश कर रहे हैं किस तरह से हम बचा सके। दूसरा देखिए यहाँ पे बेसिकली एक नेचुरल अलायंस भी बनता है। अब देखिए रशिया जो है वो एंटी वेस्ट है, इसकी इस टाइम पे जो वॉर लगी हुई है वो नेटो के अगेंस्ट में लगी हुई है, वो यूक्रेन के अगेंस्ट में नहीं लगी हुई, ठीक है। तो अब नेटो के अगेंस्ट में जो है वो रशिया लड़ रहा है, दूसरी साइड से जो जो नेटो के अगेंस्ट में होंगे या अमेरिका के अगेंस्ट में होंगे अल्टीमेटली रशिया के वो दोस्त होंगे, ठीक है। जैसे कि ईरान हो गया या जैसे कि पुराना शाम हो गया आज से 6 महीने पहले वाला। इसलिए नेचुरली इनकी दोस्ती जो है वो यहाँ पे बनती है। या नॉर्थ कोरिया आपको पता है वहां पे उसकी फौजी भी जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर लड़ रहे हैं, तो इनकी जो है वो आपस में गठजोड़ बना हुआ है। उनका गठजोड़ क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये सेम आइडियोलॉजी शेयर करते हैं और ये समझते हैं कि अमेरिका जो है या जो नेटो है ये बेसिकली तबाही है, वो के पीछे अमेरिका ही बैठा हुआ है, तो इसलिए इनकी अलायंस जो है वो नेचुरली बनती है। तो इन्हें मना कर रहे हैं कि भाई आपने अली ख़ामेनी को जो है वो टारगेट नहीं करना, ठीक है। और जो बशलर जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे हैं रशियंस, तो इसलिए उन्हें भी कहा गया कि भाई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 2 दिन पहले भी हमने देखा, तो बेसिकली जो पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है वहां पे पुतिन ने जो है वो ये बातचीत की है। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, अब वो ये कह रहे हैं बेसिकली उन्होंने इसी में ये कहा कि भाई यूक्रेन तो पूरे का पूरा हमारा है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यूक्रेन है इसमें जितनी भी टेरिटरीज का लॉस हुआ है इसको छोड़ दिया जाए, अब ये हमारे कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो से बाज आ जाए, नेटो में शामिल होने से, और पीछे हट जाए। हम अब इस टाइम पे जो है वो बफर जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब वो एक नई रियासत बनाना चाह रहे हैं, या तो वो उसे खुद कंट्रोल करेंगे बफर जोन के तौर पे, और या फिर उसे वो आजाद कर देंगे जैसे क्रीमिया वगैरह के जो इलाके हैं, ठीक है, और उनको वो अलग से करना चाह रहे हैं। फिर साथ में ये भी कहा गया कि भाई क्या खतरा है रिसेशन का रशिया के अंदर? उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 1.5 पे हमारी ग्रोथ जा रही है और रिसेशन का खतरा हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी रिसेशन नहीं होने लगा। ट्रम्प जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं जी, वो कहते हैं भाई कि मैं डिसइंक्लाइंड टू रिस्ट्रेन इजराइल व्हेन इट्स विनिंग अगेंस्ट ईरान, कि मैं कैसे इजराइल को जो है वो इस बात के ऊपर राजी करूं कि वो बेसिकली इस वॉर को छोड़ दे। क्यों राजी करूं? कि जबकि वो ये वॉर जीत रहा है। अब यहाँ पे ट्रम्प साहब का ट्रू फेस देखें। देखिए जब से वॉर स्टार्ट हुई है, जब इवन उससे भी पहले से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रम्प साहब जो इलेक्शन स्लोगन्स लेके आए थे, अगर आपको याद हो तो किस नाम के ऊपर उन्होंने वोट लिए? एक तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में जाके वोट लिए, उनके ऊपर फायर भी हुआ, हमले भी हुए, ठीक है, पहली बात। दूसरा उनका मैं दुनिया में जंगे जो है वो खत्म करवा दूंगा, ऐसे ही। और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट इस टाइम पे ये कहा गया रिकॉर्ड है कि भाई वो ट्रम्प साहब को दिए, ऐसे ही है। अब देखिए ट्रम्प साहब को दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ट्रम्प ने सबसे पहला काम क्या किया कि अपने मुल्क के अंदर जो यूनिवर्सिटीज थी उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी, हार्वर्ड के ऊपर, ठीक है, कोलंबिया के ऊपर, के जहां पे भी पैलेस्टीनियंस हैं उनको बंद किया जाए। यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि ट्रम्प क्या प्लान लेके आया है, ठीक है। तो ट्रम्प ने मुसलसल झूठ बोला शुरू से ही और डिप्लोमेसी में फंसा के ईरान को जो है मार दी है। और उसके बाद हम ये समझ रहे हैं कि ट्रम्प बहुत अच्छा बंदा है, तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए जी, ठीक है, वो भी मांगेगा, पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं भाई कि मैं कैसे जो है वो स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर रुकवा दूं। ऐसे में जबकि हम ये देख रहे हैं, वो कहते हैं जी आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू मेक दैट रिक्वेस्ट राइट नाउ। क्यों राइट नाउ? इफ समबडी इज विनिंग, ठीक है, एंड समबडी इज लूजिंग,
यानी ईरान लूज कर रहे हैं तो हमें अच्छा है, ईरान खत्म हो जाएगा, और इजराइल विन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो अलाउ कर रहे हैं इस बात को कि सीज फायर भी अमेरिका को नहीं चाहिए, वो ये बात कह चुके हैं, वो ये जंग आगे लेके जाना चाहते हैं और इजराइल को मुकम्मल तौर पे तबाह करना चाहते हैं, इराक और शाम बनाना चाहते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। और ये कौन चाह रहा है? ये अमेरिका चाह रहा है। अमेरिका की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत, ठीक है। और सबसे बड़ी हमने 2 दिन पहले बात की थी कि ये जो इनकी फ्रोडो की न्यूक्लियर साइट है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक B2 बम नहीं गिराया जाएगा तब तक इसको तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहाड़ों के अंदर है, ठीक है। तो ट्रंप को ये पता है, तो ट्रंप ने यहाँ पे ये बात कही है कि भाई B2 बंकर ब्लस्टर बम जो है वो हम गिराएंगे तो तब ये तबाह होगी। सो ना चाहते हुए भी वो ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होना चाहते वॉर के अंदर इजराइल ईरान की। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे सबसे मेन टारगेट क्या है कि जो ईरान है, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो क्या होगा, तो एक्चुअली में वो हम पूरी दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। इसलिए हम अमन के लिए जो इनकी फ्रोडोसाइड है, ठीक है, ये जो नीचे मौजूद है, इस साइड के ऊपर जाके बम गिराएंगे, वो इजराइल नहीं गिरा सकता। तो एक्चुअली में वो चाह रहा है या उसके पास एक बहाना है इस वॉर में शामिल होने का, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों के दिमाग बना रहा है कि भाई देखो मैं मजबूर हो जाने के लिए, वरना ये सारी की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी और ये फ्रोडो प्लांट के अंदर से एटम बम बना लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया या अमेरिका के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो इसलिए जरूरी है कि मैं इस वॉर में शामिल हूं, क्योंकि उनके पास B2 बम नहीं है। जबकि इजराइल फिलहाल इस बात को डिनाई कर रहा है, वो कह रहे नहीं भाई मैं तबाह कर सकता हूं इसको, ठीक है। तो ये जो B2 बम है ये 60 मीटर अंडरग्राउंड जो है जाके तबाही फैलाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको जो है बता चुका हूं। तो इसलिए अब अमेरिका जो है वो या ट्रंप साहब जो है वो दिमाग बना रहे हैं कि भाई मैंने इस वॉर में शामिल होना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी अमित शाह की, जो आपको नजर आ रहे हैं अमित शाह साहब हैं, उनके होम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने आज फिर जो है वो बयान दागा है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया विल नेवर रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, अमित शाह। तो एक साइड से हम ये देख रहे हैं कि हम ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं एक अधूरा अमन करवाने के ऊपर, जिसका ना कोई सर है ना कोई पांव है, और हम जैसे तरसे जा रहे हैं इस चीज को कि भाई शुक्र है आपने वॉर खत्म करवा दी, वरना हमारे हालात बुरे होने थे, ठीक है। तो दूसरी साइड से इंडिया ये कह रहा है कि आपने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली हम उसका पानी कभी बहाल नहीं करेंगे। तो अमित शाह साहब का ये कहना है कि जो 1960 की ट्रीटी हम इसको कभी बहाल नहीं करेंगे, उल्टा हम क्या करेंगे, हम डाइवर्ट करेंगे इस वाटर को और अपने इस्तेमाल में लाएंगे, बजाय इसके हम पाकिस्तान को दें, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो कैनाल बना रहे हैं रीडायरेक्ट करने के लिए, राजस्थान से भी जो पानी जा रहा है, ठीक है, कश्मीर से तो जा ही जा रहे हैं, राजस्थान की जो उनकी स्टेट है जो हमारे सिंध के साथ लगती है, तो कह रहे हैं हम वहां से भी जो पानी जा रहा है उसको रीडायरेक्ट करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने कहा भाई ये एक्ट ऑफ वॉर है और ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जाहिर बात है अब हम अगर ये चाहें भी कि हम अमेरिका को बीच में डाल के कहें, देखिए अब इंडिया ने बहुत बड़ी गेम खेली है, शॉर्ट टर्म में इंडिया को उसका नुकसान है। जैसे हमने देखा था कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने 2 दिन पहले जब ट्रंप को फोन कॉल की और G7 में वो गए हैं, ठीक है, तो फोन कॉल किए तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया था वो हमने अपनी मर्जी से किया था, क्योंकि अगर ये क्रेडिट दे देते ट्रंप को तो कल को एक तो इनकी अपनी अपोजिशन ने नहीं छोड़ना था कि भाई इतना बड़ा मुल्क हो के आप एक फोन कॉल से घबरा गए। दूसरा, इनको पता था फिर कल को अमेरिका इनसे और बातें भी मनवाएगा पाकिस्तान इंडिया को लेके कि भाई आप ट्रेड करें, ये करें वो करें, जबकि वो तो क्लियर कह चुके हैं कि ब्लड एंड ट्रेड जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती, ठीक है। तो अब ऐसे में इंडिया ने जो है लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी लंबी गेम खेली है। कैसे कि अब हम अमेरिका को चाहे पीस प्राइस दिलवा भी दे ट्रंप को, इस बहाने पे हमारी हुकूमत अगर कहती भी है देखो भाई कल वो कश्मीर का मसला हल करवा देगा, कभी भी नहीं, इंडिया ये कह चुका है कि भाई वो हमारा बायलेटरल इशू है, और ये बात उसने ट्रंप को कही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने कश्मीर के इशू में नहीं बोलना, जबकि वहां से उनके व्हाइट हाउस से बयान भी आ गया कि हम जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं करेंगे एग्रीमेंट करवाने के ऊपर। समझ रहे हैं जरा इंडिया का गेम खेल रहा है। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर का इशू हमने तो ये कहा कि इंटरनेशनल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब इंडिया नहीं मानेगा और जबरदस्ती कर नहीं सकता अमेरिका, तो क्या फायदा होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम अगर ये उम्मीद रखते हैं कि अमेरिका बीच में आके हमें बचाएगा, गो कि इस बार हमने देखा चाइनीज जहाजों ने हमें बचाया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 साल बाद तो ट्रंप ने भी चले जाना है। तो इंडिया लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान कर रहा है और कभी भी अमेरिका उसको ये इस बात पे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप पाकिस्तान को पानी दो, समझ गए, इस बात पे कभी भी अमेरिका फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का चहेता इसराइल है और इसराइल का चहेता जो है वो इंडिया है। तो ये बहुत चीजें मुश्किल है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। तो दूसरी साइड से कश्मीर की जो लीडरशिप है, उमर अब्दुल्ला वगैरह जो उनकी कश्मीर की लीडरशिप है, वो ये कह रही है कि भाई आप हमारे दरियाओं का पानी क्यों मोड़ रहे हो, तो हमें चाहिए। जैसे पंजाब जो है यानी इंडिया का पंजाब जो है वो अपना पानी किसी को नहीं देता, तो हम क्यों अपना पानी इंडिया के पंजाब को दें। तो अब वो उनका कश्मीर के लोग भी जो है इस बात के ऊपर रजिस्ट कर रहे हैं कि आप पानी न दें, वो कि इसी के अगेंस्ट में हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा है कि भाई आप बड़ी गलत बात कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं जी जो है वो नई अनहोनी की, और वो क्या है, पाकिस्तान नॉमिनेट्स ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज, ठीक है।
तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की, अब देखिए इसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर आपने समझना है, ठीक है, कि हम अगर इस पे तनकीद करेंगे तो हम क्यों करेंगे। तो गवर्नमेंट टू रिकमेंड ट्रम्प फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन इन पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस। अब यहां पे हम इन्हें किस वजह से कर रहे हैं और इसके मतलब क्या निकल रहे हैं, इसको जरा क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं। हम ट्रम्प साहब को इसलिए नॉमिनेट करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है उसकी वॉर रुकवाई है, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम नॉमिनेट कर रहे हैं और पीछे पड़ गए हैं कि भाई आपने बड़ा मेहरबानी, और बार 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 हमारे पीएम से लेके हर शख्स ने ये कहा कि अगर आप वॉर ना लगवाते तो पता नहीं क्या हो जाता, बहुत मेहरबानी। इससे इंडिया के न्यूज़पेपर्स में हमारा ऑलरेडी मजाक उड़ाया गया कि भाई देखो ये कितना डरपोक है कि इसने शुक्र किया कि वॉर खत्म हुई है। तो एक तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी का मतलब ये है कि स्टेट की सेल्फ रिस्पेक्ट को हम कम कर रहे हैं, कि हम अमेरिका को बहुत बड़ा मान के कि भाई शुक्र है आपने वॉर रुकवा दी, पता नहीं इंडिया में बहुत मारता वरना, समझ गए। हालांकि हम जीती हुई वॉर, इसका मतलब हम जीती हुई वॉर को एक नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं इनको पीस प्राइज दिलवा के, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमें जो क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा ईरान या चाइना की तरफ से, वो भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस तो कर चुकी है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जो आपने वॉर रुकवाई है और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में जो आपका किरदार रहा है, तो बेसिकली आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, वरना तो इंडिया ने हमें पता नहीं क्या कर देना था, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। एक तो ये हम देख रहे हैं, यानी कि एक तो जंग का और मुल्क की जो इज्जत है उसका एक नेगेटिव पहलू हमें सामने आ रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे ट्रम्प जैसा बंदा जो खुद बार बार ये कह रहा है कि भाई मुझे पीस प्राइज दो, मुझे पीस प्राइज दो, मैं पीस मेकर हूं, और वो बार बार कह रहा है, जबकि वहीं पे आप ये देखें, जो हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और गजा की वॉर है, उसमें अभी तक क्या किरदार रहा, वहां पे तो कोई उसका पीस नहीं हो सका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसी तरह से ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर आप देख लें क्या जो है मामला चल रहे हैं। सो वहां पे भी आप किस तरह से बढ़ चढ़ के जो है वो अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। तो सिर्फ इनको ये मसला है कि भाई बाराक ओबामा को 2009 में क्यों पीस प्राइज मिला, मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए इनको मसला है। तो ये पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक ट्वीट आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। तो ये पाकिस्तान की रियासत के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत ही नेगेटिव पहलू है कि अगर हम ये समझें कि हम उनको पीस प्राइज दिलवा रहे हैं, हालांकि हम जानते भी हैं कि ये ईरान की वॉर सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रही है, और यहाँ पे 400 लोग और वहां पे 54,000 लोग जो है वो गजा के अंदर शहीद हो गए, और हम उनके बदले में इनको जो है वो क्या दे रहे हैं। तो ये जुल्म है, और क्या है इसके अलावा। प्यूटिन साहब जो क्या कह रहे हैं जी, होल ऑफ यूक्रेन इज आर्स, और बफर जोन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस टाइम पे जो रफली 20% यूक्रेन है, हम ये देख रहे हैं कि वो इस टाइम पे रशिया के कब्जे में है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इतनी सी बात चाहते हैं कि जो यूक्रेन है वो 1991 की जो उनका डिक्लेरेशन था नॉन अलाइनमेंट का, कि भाई वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर वो हमारी किसी ट्रीटी में नहीं आते, ठीक है। 1991 का अगर आपको याद हो तो 1945 से लेके 1991 तक क्या हुआ था, कोल्ड वॉर चली थी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया, यूक्रेन इसी का हिस्सा था सोवियत यूनियन का, तो उस टाइम पे ये एग्रीमेंट हुआ था कि भाई आप जो है वो नेटो ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपको ये अलाउ नहीं किया जा रहा, इसलिए आपको छोड़ा जा रहा है। तो हम चाहते हैं न्यूट्रलिटी रखें, और अब वो न्यूट्रल नहीं हो पा रहे, ठीक है। आखिर में हम बात करते हैं जी यूएस पाकिस्तान का ये जो अभी रजीनामा हुआ है, या आप ये कह लें कि जो दोस्ती हुई है दोबारा से, ठीक है। तो इसमें ईरान और चाइना कहाँ पे खड़े हैं हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने 2 घंटे की एक मीटिंग की है, ठीक है। और हमने देखा कि सालों बाद जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को कहा जा रहा है कि बड़े जबरदस्त हैं, अब इकोनॉमिक कॉपरेशन होगी, एआई की कॉपरेशन होगी, काउंटर टेररिज्म होगी। और ट्रंप ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान है वो ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, तो इसलिए हम इनकी जो है वो, दूसरा हम इनकी इज्जत के लिए इनको बुला रहे हो, दूसरा ये ईरान को अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो अब देखिए ऐसे में हम उनको पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर रहे हैं, या अमेरिका के साथ दोबारा से दोस्ती की जो पिंगी है वो बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में $62 बिलियन की सीपैक की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में मौजूद है। तो क्या चाइना इस बात को एक्सेप्ट करेगा? अगर हम न्यूट्रली भी देखें तो सवाल यह है कि हमें अमेरिका से पिछले 20 सालों में 2001 के बाद से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और वो जो शॉर्ट टर्म की उसने लोन हमें दिए भी, वो क्या हुआ? क्योंकि कर्जों से तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ते, तो हम वहीं पे खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाइना से कम इतना फायदा तो हो गया कि $62 बिलियन की हमारे पास यहाँ पे फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, और फेज 2 के ऊपर काम जारी है। सो अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें लॉन्ग टर्म में, तो हमें चाइना से फायदा हुआ, ठीक है। 80% हमारा जो इस टाइम पे जो आर्म इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से हो रही हैं। ये जो रीसेंट वॉर है इंडिया के साथ, उसमें भी चाइना की वजह से ही हम ये वॉर जीते हैं कि उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी थी वो दुनिया में आगे गई,
ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम कैसे जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं चाइना का रोल अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। और चाइना, जबकि आपको पता है कि चाइना और अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो तो एक दूसरे के दुश्मन है, आज नहीं तो कल उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट आना है, और उस टाइम पे जितना मिलिट्री बिल्ड है वो चाइना और अमेरिका के एक दूसरे के अगेंस्ट में है। तो हम कैसे जो है वो इतना बढ़ चढ़ के जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, जबकि हमारे बॉर्डर पे ये है, हमें इस टाइम पे ज्यादा जरूरत इसकी है। वो कि हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहिए, लेकिन हम फिर से जिस लेवल पे जा रहे हैं, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमें बराबरी चाहिए, तो बराबरी में हमें क्यों चाहिए कि हम नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट करें या अपना बहुत कुछ बेच के या गिरवी रख के आ जाएं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल यही है कि भाई ईरान के अगेंस्ट में हमें हेल्प करनी होगी, चाइना के अगेंस्ट में हमें हेल्प करनी होगी अमेरिका की। ठीक है, तो इसका मतलब हम फिर से चाइना से भी जाएंगे और हम अपने नेबर को भी खराब करेंगे, और उम्मा के अंदर हमारे जो रिस्पेक्ट है, अब देखिए इसको पूरी दुनिया या मुस्लिम कम्युनिटी कैसे देख रही होगी कि एक साइड से हम ईरान को कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, दूसरी साइड से हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं, हम इतना अच्छे ताल्लुकात है उनके। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यहाँ शिया मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, एक माइनॉरिटी के तौर पे, लेकिन शिया मेजोरिटी है यहाँ पे सुन्नियों के बाद। तो जब ये मजीद लोग यहाँ पे आएंगे तो हम तो अपना सेक्टेरियन वायलेंस स्टार्ट हो जाएगा, एक तरह से वो हमसे नफरत करना स्टार्ट कर देंगे कि हम जो है वो ईरान को तबाह कर दिया गया और उसके बदले में हमने अमेरिका को जो है वो क्या किया। तो ये बहुत ही मुश्किल हालात में पाकिस्तान इस टाइम पे खड़ा है। तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत तेजी से गलत फैसले जो है वो कर रहे हैं कि आप ताल्लुकात को बैलेंस करें। ठीक है, बैलेंस में चाइना को भी कोई इशू नहीं होगा, अमेरिका को भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को इशू होगा इसलिए कि उसे ज्यादा फेवर चाहिए होती है, लेकिन हम उसके बदले में फिर से जो है जरा सा हमें अगर छूट मिली है तो उसका मतलब यह है कि हम दोबारा से यूएस के कैंप के अंदर एक और वॉर में जाने लगे हैं, और एक और वॉर में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जाने लगे, और हम अपने दोस्तों को दूर करना स्टार्ट हो गए। तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, और पाकिस्तान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक साइड से अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो सकता है कि हम अपने ही मुल्क की कम्युनिटीज को नाराज कर दें, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, जबकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें सबसे वाजे लिखा हुआ है कि भाई हमने मुस्लिम कम्युनिटी मालिक जो है उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है। ठीक है, तो खैर अब देखते हैं आगे क्या मामला बढ़ते हैं, और ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।